बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे हैं, जो कि पाठ 7 है और जिसे निबंध विधा में हमारे लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छे निबंधकार हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी निबंधों की रचनाएं की हैं वे सारी की सारी प्रेरणास्पद है, यानी कि उन्होंने निबंधों के विषय का चुनाव कुछ इस तरह से किया है कि जब आप उनके निबंधों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनके निबंध किसी न किसी समस्या पर आधारित है तथा आपके लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, आज आप इनका निबंध क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे हैं। शीर्षक पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बच्चों, वह आपको इस निबंध में बहुत सारी बातें बताएंगे। क्या बताएंगे कि आज का जो समय चल रहा है वह बहुत निराशाजनक है। उस निराशाजनक में हम लोग बहुत ही अधिक निराश हो जाते हैं और कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे कि हमें और समाज को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आज के इस निबंध में वो आपको कुछ इस तरह की बात बताने वाले हैं, कुछ इस तरह का दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। बच्चों, मैं यह पाठ शुरू करूं उससे पहले आपको मैं इस पाठ का छोटा सा परिचय देती हूं कि यह जो निबंध है वह क्या है, क्या लिखा है लेखक ने इस निबंध में। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित प्रेरणात्मक निबंध है। बच्चों, यह जो निबंध है इससे आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। प्रेरणा, कैसी प्रेरणा कि इस निबंध को पढ़ने के बाद आपके मन में आशावादिता का संचार होगा। आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होंगे। यह निबंध विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को प्रकट करता है। बच्चों, आज जो हमारे समाज की स्थिति है वह इतनी गंभीर है कि हमें चारों तरफ बहुत प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं तथा चारित्रिक मूल्यों का ह्रास देखने को मिलता है। बच्चों, हमारा जो लेखक है वह इन हास के बीच में भी हमारे सामने सकारात्मक विचार रख रहा है, यानी हमें सकारात्मकता की तरफ प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन में कभी भी निराश ना हो, हमेशा हमारी सोच सकारात्मक रहे। इस निबंध से लेखक हमें अच्छे कार्य करने वालों को देखकर आशावादी बनने के लिए प्रेरित करता है। हाँ बच्चों, जब आप यह निबंध पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि आपको हर तरीके से आशावादी कैसे रहना है इस निबंध में लेखक हमें बता रहा है। बच्चों, हमारे समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने नज़रिए को बदलना है, हमें हर काम की अच्छाई को देखना है। अगर हम हर कार्य को अच्छाई से देखेंगे तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी और जितनी भी हमारा चारित्रिक पतन हुआ है, हमारे समाज में जितनी भी दुर्व्यवस्थाएं हैं वह सारी की सारी सुधरेंगी। बच्चों, मैं आपको इससे संबंधित एक घटना भी बताती हूँ। एक बार की बात है, मैं बस से कहीं जा रही थी, तो जैसे ही मैं बस में चढ़ी तो मेरा जो पर्स था वह किसी ने चुरा लिया। पर्स में मेरा मोबाइल भी था, मेरे पैसे भी थे और बहुत सारे ज़रूरी कागजात भी थे। मैं बस में चढ़कर बैठ गई, मुझे पता नहीं चला। फिर जैसे ही बस का टिकट काटने के लिए कंडक्टर आए, मैंने अपना पर्स देखा तो मेरे पास पर्स नहीं था। मैं घबरा गई और फिर मैं बहुत बुरा सोचने लगी। मैं यह सोचने लगी कि ये दुनिया कैसी हो गई है, इनको कोई काम नहीं है, ये नहीं सोचते ये लोग चोरी करते वक्त कि किसी को कितनी परेशानी हो सकती है। मैं बहुत परेशान हो गई और फिर क्या हुआ, उसके बाद में मैं बहुत निराश होने लगी। फिर मेरे सामने एक अंकल बैठे हुए थे। उन अंकल ने मेरे से मेरी समस्या पूछी कि क्या हुआ आपके साथ। तब मैंने उनको बताया कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, जिसमें पैसे भी थे, मोबाइल भी थे और बहुत ज़रूरी कागज़ भी थे। अब मेरे पास टिकट देने के लिए पैसे भी नहीं है और घर पर सूचना देने के लिए मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तो अंकल ने तुरंत अपना मोबाइल मुझे निकाल कर दिया कि बेटा आप इससे अपने घर वालों से संपर्क करिए, और जो कंडक्टर साहब थे उनको टिकट के पैसे दिए। बच्चों,
इस घटना के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं वह अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि इन मूल्यों को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उन अंकल जैसे बने। अगर हमें कोई परेशानी में दिखाई देता है तो हम आगे बढ़कर उसकी मदद करें। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बच्चों, आप सभी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो सुबह सुबह हमारे सामने जितनी भी घटनाएं आती हैं वह कैसी आती है? ठगी से संबंधित, डकैती से संबंधित, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाने वाली घटनाएं आती हैं। और जब हम सुबह सुबह इन घटनाओं को पढ़ते हैं तो हमारा मन बहुत ही शुद्ध हो जाता है, बहुत ही खिन्न हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे समाज में ये सब चीज़ें ही रह गई हैं जिनके कारण हम बहुत ही अधिक निराश हो जाते हैं। और लेखक खुद कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बच्चों, बैठ जाता है यानी बहुत परेशान हो जाता है, स्थिति को देखकर बहुत ही खिन्न हो जाता है कि हमारा समाज आज किस दिशा में जा रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, भारतीय समाज है, वह लोगों के लिए अनुकरणीय रहा है। वह अनुकरणीय रहने के बाद भी आज हमें हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां देखने को मिलती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हाँ बच्चों, सही है। आज आए दिन हम किसी पर आरोप लगते हुए देखते हैं और किसी पर प्रत्यारोप लगते हुए देखते हैं। उस घटना के बाद हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में से ईमानदारी ख़त्म हो गई है। लोगों ने ईमानदारी से काम करना बंद कर दिया है। यह सोचकर हमें और भी बुरा लगता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बच्चों, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करता और वह हमारे सामने आ जाता है तो उस व्यक्ति को देखकर हमारे मन में और जो ईमानदार लोग हैं उन लोगों के प्रति भी वैसी ही नकारात्मक छवि हो जाती है। हम सबको संदेह की नज़रों से देखने लगते हैं कि यह भी उस तरह का व्यक्ति रहा होगा, यह ईमानदार नहीं है। और जो जितने ऊंचे पद पर है हम उन्हें उतना ही अधिक भ्रष्टाचार समझने लगते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। बच्चों, ध्यान से देखिए, एक बड़े आदमी ने क्या कहा था लेखक से? इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। बच्चों, आज जो हमारे समाज की स्थिति है वह ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम में भी जो लोग हैं वह दोष ढूंढने लगते हैं। पहली बात कि जो लोग दोष ढूंढ रहे हैं वो खुद तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो और कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसमें वे बहुत सारे दोष निकाल देते हैं, जिससे कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है वह भी निराश हो जाता है और उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। यानी जो कोई अच्छा काम कर रहा है, उसने कोई अच्छा काम किया है, उसके हम सारे गुण भुला देते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। बच्चों, आज यही हो रहा है। आज हमारे यहाँ समाचार पत्र हैं, मीडिया है, कुछ भी हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे संबंधित घटनाएं दिखाने से के बजाय वो लोग उन घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि हमें दोष दिखाया जाता है। हाँ बच्चों, और जो हमें दिखाया जाता है वह हम सच मान लेते हैं। बच्चों, इस तरह का नकारात्मक भाव आज के समय में चल रहा है। आज हमें ज़रूरत है कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है हम उसके अच्छे कामों को देखें, समझें और चारों तरफ उसकी अच्छी बातें फैलाएं, उसे मनोबल बढ़ाएं। बच्चों, क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष
किस अतीत के गड्ढर में डूब गया। बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही अद्भुत रही है। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने समय समय पर लोगों के मन में उत्साह की भावना का संचार किया है, उन्हें सत पथ दिखाया है, अच्छा रास्ता दिखाया है। उनमें से हैं हमारे तिलक जी यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, गांधी जी यानी अपने बापू जी महात्मा गांधी जी, और रविंद्रनाथ ठाकुर जी और मदन मोहन मालवीय जी। बच्चों, इन लोगों ने हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही योगदान किया है, बहुत ही समाज सुधारक के कार्य किए हैं, लोगों को अपनी संस्कृति की महत्वता समझाई है। बच्चों, उन्होंने अपनी संस्कृति से संबंधित जितने भी सपने देखे थे वह सपने आज कहाँ गए? हमारा देश क्या था और क्या सोचने लग गया? हमारे देशवासी क्या सोचने लग गए? बच्चों, यह बहुत बुरी स्थिति है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। बच्चों, लेखक को क्या लगता है? लेखक को लगता है कि जो हमारी भारतीय भूमि थी, हमारी जो पुण्य धरा थी, इससे संबंधित जितने भी प्रयत्न किए गए थे इसको आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे प्रयत्न आज कहाँ गए? लोगों ने जितने बलिदान दिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारी संस्कृति क्या खत्म हो गई? मेरा मन कहता है, लेखक का मन क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि हमारी संस्कृति की जो अच्छी बातें थी वह खत्म हो गई हैं। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक का यहाँ पर आपको बहुत अटूट विश्वास देखने को मिल रहा है। लेखक कहना चाह रहा है कि हमारे जितने भी महान मनीषी हैं, जिन्होंने कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान किया है, बहुत बलिदान किए हैं, उन मनीषियों के जो सपनों का भारत था, उन्होंने जो सपने अपने देश के लिए देखे थे, वह सपने ऐसे नष्ट नहीं हो सकते। वह आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी हमारा भारतीय समाज प्रगति करेगा, हम अपनी संस्कृति की महत्वता को समझेंगे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। बच्चों, आज का जो समय है वह कुछ इस तरह से हो गया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है, अपनी जीविका कमाना चाहता है, वह व्यक्ति पिस रहा है। वह जो श्रमजीवी व्यक्ति हैं, मेहनत से मजदूरी से अपना पेट पालने वाले हैं, वह पिस रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लोग झूठ धोखा के आधार पर अपने कारोबार को चला रहे हैं, वो व्यक्ति फल फूल रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। जो लोग ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उनके पास अगर आप देखेंगे तो भौतिक सुख सुविधाओं के नाम पर बहुत ही थोड़ी चीज़ है। इसके विपरीत जो बेईमानी, धोखाधड़ी आदि के आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनके पास आपको बहुत प्रकार की भौतिक सुविधाएं देखने को मिलेगी। उनके आपको मकान भी बड़े मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके पास इन सारी सुख सुविधाओं का अभाव आपको देखने को मिलेगा। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। पर्याय यानी दूसरा नाम। जो व्यक्ति आज ईमानदारी से काम कर रहा है, उसे तो हम मूर्ख कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं। सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो व्यक्ति सच्चाई का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उन्हें हम बहुत ही बेबस और डरपोक मानते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। हाँ बच्चों, ऐसा ही होता है। जब एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और
उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं भी नहीं है। उल्टी लोग उसको डरपोक कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इस आज के समय में ईमानदारी से काम कर रहा है। बच्चों, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ईमानदार है वह बहुत दुखी हो जाता है, उसकी ईमानदारी के प्रति आस्था घटने लगती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। बच्चों, हमारा जो भारतवर्ष है उसकी संस्कृति में जितने भी धर्म आपको देखने को मिलेंगे वो सारे भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर जोर नहीं देते हैं। बच्चों, वो संचय करना पाप समझते हैं। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुए हैं वही चरम और परम है। बच्चों, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वह हमें सिखाता है संचय करना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य के पास जितना कम संचय होगा, चीज़ों का जितना कम भंडार होगा, वह उतना अधिक सुखी रहेगा। और हमारी संस्कृति तो अगर संचय करने की बात होती है तो वो मनुष्य के अंदर जो आंतरिक गुण होते हैं, दया, करुणा, ईमानदारी जैसे भाव होते हैं, उनका संचय करने में विश्वास रखती है। वह यह मानती है भौतिक सुख सुविधाओं का संचय करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन ये जो भाव हैं, ईमानदारी, दया, करुणा, इन भावों को अगर आप अपने मन के अंदर संचय करोगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, आपका चरित्र बहुत ही ऊपर तक जाएगा और आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विद्यमान यानी उपस्थित। हाँ बच्चों, ये लोभ, मोह, काम, क्रोध ये ऐसे विचार हैं, ऐसे भाव हैं कि ये आपको हर मनुष्य में दिखाई देते हैं। जहाँ मनुष्य का मतलब आता है वहाँ ये भाव तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, लोगों को प्रथभ्रष्ट कर देते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत आचरण है। हमारा जो लेखक है वह यह कहना चाह रहा है कि आपको हर जगह लोभ, मोह और काम, क्रोध जैसे भाव मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, आपको अपने मन का उपयोग करना है, मन की बात सुननी है कि आपका मन क्या कहता है कि ये जो भाव हैं ये बहुत अच्छे हैं, हमें इन भावों का अनुसरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इन भावों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पतन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, और यह एक बहुत ही बुरा आचरण है, बहुत ही बुरा व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों, जो हमारी संस्कृति है उन्होंने ये जो सारे बुरे आचरण हैं उनको अपने धर्म के अंदर बांधा है और उन्हें संयम बरतकर काम करने के लिए कहा है। और लेकिन जो भूख की उपेक्षा है वह नहीं की जा सकती। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास खाने के लिए दाने नहीं है, तो क्या वह अच्छे भावों को अपनाएगा? नहीं अपना पाएगा। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके पास सही होने के लिए दवा नहीं है, तो क्या वह जीवित रह पाएगा? क्या वह अपना मनोबल व्यवस्थित रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। बच्चों, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता भटक गया है तो हमें उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए उपाय करने होंगे। बच्चों, हम इन चीज़ों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इन वस्तुओं पर, इन भावों पर, इन विचारों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता। प्राय वे लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की तरफ ध्यान देने लगते हैं। बच्चों, कोटि कोटि यानी करोड़। बच्चों, हमारे देश में करोड़ों लोग रहते हैं। उन करोड़ों लोगों में
जो बहुत ही अधिक गरीब हैं, दरिद्र जन हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उन व्यक्तियों के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं ताकि वह इन योजनाओं का लाभ ले और आगे बढ़ सके। लेकिन इन योजनाओं पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रलोभन से संबंधित विचार आते हैं, इसलिए उनका जो मन है वह हर समय पवित्र नहीं रहता, बुराइयों में फंसता चला जाता है और वो क्या करते हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं का संचय करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान हमारे दरिद्र जनों को होता है। उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। वो जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रह जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू यानी डरपोक हैं, वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियों यानी गलतियों या कमियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं रखते। बच्चों, हमारे यहाँ कानून को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। धर्म से कैसे जोड़ा गया है? हमारे यहाँ किसी भी काम को गलत करने के लिए, गलत से सही करने के लिए, यानी मनुष्य को कैसे रास्ते पर चलना है यह बताने के लिए हमेशा उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि यह मानव का धर्म है कि वह गरीबों को ना सताए। लेकिन आज जो स्थिति है वह ऐसी हो गई है कि हमने कानून और धर्म में अंतर कर दिया है, कानून और धर्म को अलग कर दिया है। बच्चों, आज हम अपने धर्म की अवहेलना तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे सामने जो कानून है उसकी हम बहुत अवहेलना कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? धर्म को तो हम इसलिए धोखा नहीं दे पाते क्योंकि धर्म हमारे मन के अंदर होता है। हमें ऐसा लगता है हम ऐसा करेंगे तो इसका फल हमें ऐसा मिलेगा, लेकिन कानून के साथ ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति क्या करता है, धर्म और कानून जब अलग अलग हो गए हैं तो वह कानून को पूरा धोखा देने की कोशिश करता है। कैसे करता है मैं बताती हूँ आपको। आपके सामने ट्रैफिक लाइट हो रही है, यानी लाल बत्ती हो रही है, आपको रुकना है, लेकिन आप देखते हैं सामने की कोई भी पुलिस नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को रेस देते हुए निकल जाते हैं। आपने कानून का उल्लंघन किया ना, कानून की कमी का फ़ायदा उठाया कि वहाँ पर कोई भी हवलदार नहीं था, कोई भी पुलिस वाला नहीं था, तो आपने अपनी गाड़ी कानून तोड़ते हुए आगे ले गए। बच्चों, हम ऐसा करते हैं और जो धर्मभीरू लोग हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी जहाँ कहीं भी हमारे कानून में कमी दिखाई देती है हम पूरी तरह से कानून तोड़ देते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। बच्चों, जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं तब हम यह पाते हैं कि धर्म है वह कानून से बड़ी चीज़ है। कानून का तो हम उल्लंघन कर जाते हैं, कानून को तो हम 17 रास्ते निकालकर तोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा धर्म हमें बताता है हम उसे सहर्ष नहीं तोड़ सकते। कैसे नहीं तोड़ सकते? कि अगर आपके धर्म में है कि आपको सुबह मंदिर जाना है, पूजा करनी है, दिया बाती करनी है, तो आप वह हर स्थिति में करेंगे। लेकिन कानून अगर आपको कहेगा कि ट्रैफिक लाइट जल रही है, आपको रुकना है, तो आप यह देखेंगे कि सामने कोई पुलिस वाला तो नहीं है। अगर पुलिस वाला नहीं है तो आप सीधे वहाँ से निकल जाएंगे। तो बच्चों, आज हम इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि हम धर्म और कानून को वापस साथ जोड़ें। बच्चों, हमारे जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य हैं वे दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य के मन में आज भी ये भाव विद्यमान है और कहीं कहीं यह निकलकर सामने भी आते हैं।
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। बच्चों, आप लोग छोटे बच्चे हो, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो शिक्षक हैं, वह आप लोगों को बताते होंगे कि बच्चों, आपको महिलाओं का सम्मान करना है, झूठ नहीं बोलनी है, चोरी करना गलत काम है, और आप इन सब बातों को मानते भी हो। बच्चों, ऐसे ही हर व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। इसलिए जो अपने बच्चे होते हैं छोटे छोटे, माता पिता उनको पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर इस तरह के संस्कार डालने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है यानी गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ हर घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से निकलती हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से निकलने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमारे समाचार पत्रों में हमेशा गलत चीज़ों को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है गलत कामों को? ताकि हम आक्रोशित हो सकें, हम उससे सीख ले सकें कि हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना है, और दूसरे लोगों को भी बता सकें कि ये जो व्यवहार है वह बहुत ही खराब है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश यानी उजागर करना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों उद्घाटन यानी कि कमियों को दिखाना अपना एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। लोक चित्त यानी लोगों के हृदय में। बच्चों, आज ये स्थिति यह है कि आज अगर हम किसी का पर्दाफाश करते हैं, किसी की कमियों को उजागर करते हैं, तो लोग क्या करते हैं? लोग उसकी कमियों में आकर बड़ा रस लेते हैं, उसकी कमियों को और अधिक जोड़ तोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय जो उसकी बुराइयां होती हैं, उसकी जो कमियां होती हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं, हर चीज़ की भर्त्सना करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय उस व्यक्ति की कमियों को सामने लेकर आते हैं। बच्चों, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी की काम की प्रशंसा भी नहीं कर सकते तो हमें किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बच्चों, हमारे समाज में आए दिन बहुत अच्छी घटनाएं भी घटती हैं। आज हमें ज़रूरत किस बात की है कि जो भी अच्छी घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं, जिनसे कि किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, हमारे समाज को प्रेरणा मिलती है, कोई मार्गदर्शन मिलता है, तो वो घटनाएं हमें सामने लाकर रखनी चाहिए, उनका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति भाव जागृत होंगे, वह भी अच्छा काम करना शुरू करेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही जल्दी में होते हैं, बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं, तो हम यही नहीं देखते कि हमारे पास कितने का नोट है, हमने कितना क्या दे दिया। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। उसको 10 रुपये दे रहे थे, 10 रुपये की बजाय जल्दी से उसने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और देकर चलता बना। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसके बाद क्या हुआ, लेखक को तो पता भी नहीं है कि उसने 10 की जगह 100 का नोट दे दिया, गाड़ी में आकर आराम से बैठ गया। उसके बाद वह यह देखते हैं कि ट्रेन के जो टिकट बाबू हैं वो हर व्यक्ति का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले
आ रहे हैं। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। देखिए कितनी अच्छी बात है। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। बच्चों, फिर टिकट बाबू ने उनको पहचाना, पहचानते हुए उनके सामने आए और बड़ी विनम्रता से उनसे क्या बोले कि सर, आपने मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए थे कि सर ये बहुत गलती हो गई, ना तो आपने देखा ना मैंने देखा, यानी आप भी जल्दी में थे, मैं भी जल्दी में थे। फिर पैसे लौटाने के बाद उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छा संतोष का भाव दिखाई दे रहा था, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। बच्चों, यह बहुत बड़ा काम ही है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो ईमानदारी से कार्य करने के बाद आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा संतोष देखने को मिलता है। मैं चकित रह गया और लेखक यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि आज भी हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लुप्त यानी खत्म हो गई है, अवांछित यानी अनचाही, वंचना यानी अभाव की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बच्चों, लेखक जहां हमारा यह मानता है कि हमारे यहाँ से सच्चाई और ईमानदारी जैसी भावनाएं खत्म हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, कहीं छिप गई हैं, और वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी की, वंचना की अधिक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि जो टिकट बाबू वाली जो घटना हुई वह उन 100 घटना जो कि ठगी और वंचना की थी, लोगों को धोखा देने की थी, उनसे बहुत अधिक प्रभावशाली है। अगर हम इस घटना को बताएं किसी को तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कार्य कर सकें। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि लेखक को एक तरफ ऐसा लगता है कि हमारे समाज से ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जैसे भाव खत्म हो गए हैं, तो इस बात को आधार बनाकर लेखक ने यह निबंध प्रस्तुत किया है ताकि आपको शिक्षा मिल सके, आप सीख सकें, किसी भी विपरीत परिस्थिति को सामने देखकर आप निराश ना हो, आपके मन में आशावादिता की भावना का संचार हो सके। बच्चों, अब हम बाकी का पाठ अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।